वेलकम दोस्तों, बुक गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी किताबें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसा महसूस कराता है जैसे सब कुछ बेकाबू हो रहा हो। एक छोटी सी बात दिल की धड़कनें तेज कर देती है, एक आने वाला कॉल बेचैनी भर देता है और किसी नए माहौल में कदम रखते ही हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं नॉर्मल हूं या क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा महसूस होता है? अगर आपने भी कभी इन सवालों को महसूस किया है तो रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके मन का दर्पण है। निक ट्रेंटन इस किताब में आपको जज नहीं करते, आपको सही या गलत नहीं ठहराते, बल्कि वो आपके पास बैठकर बहुत प्यार से कहते हैं, इट्स ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स रियली गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड। एंग्जाइटी को वो एक बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक मिसअंडरस्टूड दोस्त की तरह देखते हैं जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहता है पर हम उसे बस चुप कराने में लगे रहते हैं। ये किताब उस जर्नी की शुरुआत है जहां आप अपने डर से भागते नहीं बल्कि उसे समझकर उसकी लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग क्यों ऐसी हरकतें करता है तब हीलिंग सिर्फ एक सपना नहीं हकीकत बन जाती है। वेलकम टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड लिविंग, जहां आप अपने ही माइंड के मास्टर बन सकते हैं। रात के 2:30 बजे हैं, पूरा घर सो रहा है, बाहर की सड़क सुनसान है लेकिन किसी के मन में तूफान चल रहा है। उसका नाम है राहुल। वो अपनी छत की तरफ घूर रहा है, करवटें बदल रहा है, पसीने से भीगा तकिया उसके डर का गवाह बन चुका है। वजह कुछ खास नहीं, बस कल ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन है। अगर मेरी आवाज कांप गई तो, अगर सबके सामने कुछ भूल गया, अगर बॉस को अच्छा नहीं लगा तो, ये अगर लेकिन कहीं ना कहीं की लंबी सीरीज कभी खत्म ही नहीं होती। अब सोचिए, क्या राहुल ही अकेला है जो ऐसा महसूस करता है? नहीं, शायद आप भी ये पढ़ते हुए कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो। कभी किसी इंटरव्यू से पहले, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में जाते वक्त, कभी जिंदगी के किसी सिंपल मोड़ पर भी दिल धड़कने लगता है जैसे कोई भूकंप आने वाला हो। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी हमें खुद समझ नहीं आता कि हम डर क्यों रहे हैं। निक ट्रेंटन ने अपनी इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही सच्ची और खूबसूरत बात से की है। एंग्जाइटी इजंट वीकनेस, इट्स एन अलार्म सिस्टम दैट्स गॉन अ लिटिल टू सेंसिटिव। हम सबके अंदर एक अलार्म सिस्टम होता है, हमारा माइंड, जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन जब ये सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है तब वो हमें बचाने की बजाय डराने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आपकी तरफ आ रही है। आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, हाथ पैर कांपेंगे और आप तेजी से हटेंगे। ये सब अमिगडाला कर रहा है, ब्रेन का वो हिस्सा जो सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है। पर जब यही अमिगडाला आपको प्रेजेंटेशन से, फोन कॉल से या सोशल गैदरिंग से डराने लगे तब वो एंग्जाइटी बन जाती है। और दूसरी तरफ आता है हमारा कॉर्टेक्स, यानी सोचने वाला हिस्सा। ये एनालिटिकल होता है पर कभी कभी इतना ओवरथिंक करने लगता है कि नॉर्मल चीजों में भी डर दिखने लगता है। जैसे, उसने मुझे देखा क्यों नहीं, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे। हमारे डर के 2 चेहरे हैं, एक वो जो अचानक आता है बिना सोच विचार, अमिगडाला, और दूसरा वो जो धीरे धीरे सोच सोच कर हमें खा जाता है, कॉर्टेक्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज्यादातर वक्त सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, जबकि असल में हमारा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। निक इस चैप्टर में कोई ज्ञान की भारी बातें नहीं देते, बल्कि वो आपको अपने साथ बिठाकर कहते हैं, चलो समझते हैं कि तुम्हारा दिमाग ये सब क्यों कर रहा है। चलो उसे जज नहीं करते बल्कि दोस्ती करते हैं। आपको याद है वो समय जब आप पहली बार स्कूल गए थे? मम्मी का हाथ छोड़ना मुश्किल लग रहा था। कुछ वैसा ही आज भी होता है, बस मम्मी की जगह अब दुनिया है और स्कूल की जगह जिंदगी। लेकिन डर वही है, वो इनर बच्चा अब भी डरता है रिजेक्शन से, फेलियर से, एम्बैरेसमेंट से। और फिर शुरू होती है आपकी जर्नी, अपने डर को समझने की, उससे लड़ने की नहीं, बल्कि उसका हाथ थाम कर उससे बात करने की। जब आप जान जाते हैं कि आपका डर किसी रियल डेंजर से नहीं बल्कि एक पुरानी कंडीशनिंग या ओवरथिंकिंग से आ रहा है, तो आप उससे बाहर निकलने लगते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं,
योर ब्रेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर कंफ्यूज्ड फ्रेंड, लेट्स हेल्प इट काम डाउन। तो अगली बार जब आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, जब आपकी सांसें उखड़ जाएं, जब आपके सोच के घेरे आपको जकड़ने लगें, तो खुद से कहिए, शायद मेरा दिमाग मुझे कुछ बताना चाहता है, शायद मुझे उससे डरना नहीं बल्कि सुनना है। चैप्टर 1 आपको यही सिखाता है, एंग्जाइटी को मारना नहीं है, उसे समझना है। ये किसी युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत है, आपके और आपके दिमाग के बीच। जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम सब कभी ना कभी थकते हैं, डरते हैं, लेकिन यही तो इंसान होने का असली मतलब है। डर को दुश्मन मत बनाइए, उसे पहचानिए और फिर धीरे धीरे उसे पीछे छोड़ दीजिए। कभी कभी हम किसी छोटे से लम्हे को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे पूरे दिन को निगल जाता है। मान लो किसी ने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। पहली सोच, शायद वो बिजी है, लेकिन कुछ ही देर में दिमाग चालू हो जाता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? जरेनिया, वो मुझसे नाराज तो नहीं? लॉग, कहीं अब वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहा? और फिर शुरू हो जाती है एक अंतहीन मेंटल मूवी, बिना पॉपकॉर्न के लेकिन पूरी तरह कंज्यूमिंग। चैप्टर 2 की शुरुआत ऐसे ही एक कॉमन पर बेहद कड़वे सच से होती है। ओवरथिंकिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, इट क्रिएट्स देम। निक ट्रेंटन आपको ये नहीं सिखाते कि सोचो मत, वो आपको ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी सोच ही कभी कभी हमारे खिलाफ वेपन बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी बड़ी वजह के भी हो सकता है। चलो एक कहानी सुनते हैं। राहुल फिर से हमारी कहानी का हीरो है। वो एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग इंसान है, मेहनती, ईमानदार, थोड़ा इंट्रोवर्ट और थोड़ा एंग्शियस। एक दिन ऑफिस में उसकी एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक ईमेल गलत क्लाइंट को चला जाता है। सीनियर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कहकर बात खत्म कर दी। लेकिन राहुल के अंदर का तूफान वहीं से शुरू हुआ। अब मेरा क्या होगा? क्या मेरी इमेज खराब हो गई? क्या मुझे फायर्ड कर देंगे? क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूं? रात होते होते वो दसियों बार अपनी गलती विजुअलाइज कर चुका था, हर पॉसिबल सिनेरियो अपने दिमाग में रिप्ले कर चुका था और कंक्लूजन तक पहुंच गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होता। यह वही ओवरथिंकिंग है जो एक छोटी सी बात को जहर में बदल देती है। निक बताते हैं कि हमारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल यही होती है, प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट्स। और प्रोटेक्शन के नाम पर ये हमें हर उस चीज से डराने लगता है जो शायद कभी हो ही नहीं। ओवरथिंकिंग का ये जाल बहुत मीठा होता है शुरुआत में। लगता है कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम बहुत सोचकर कुछ बेहतर करेंगे, पर असल में हम सिर्फ मानसिक पुनरावृत्ति की असफलता कर रहे होते हैं। हर बार हम अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो की मूवी चलाते हैं और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचने की। अब जरा रुककर सोचो, क्या तुमने कभी ये सोचा है, मैंने अगर ये सवाल पूछा तो लोग क्या सोचेंगे? मैं वहां गया और लोगों ने नोटिस किया कि मैं नर्वस हूं, तो मैं सोशल मीडिया पर कुछ डालूं या नहीं, लोग जज न करें। ये सब बातें रियल हैं, रिलेटेबल हैं और ऑलमोस्ट हर इंसान ने इन्हें कभी ना कभी फील किया है। निक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है जो आपके अंदर से ही काम करता है। ये आपको बोलता है, तैयार रहो, कुछ बुरा होने वाला है। और फिर जब कुछ नहीं होता तब भी आप थक जाते हो, ड्रेन्ड फील करते हो, क्योंकि आपके दिमाग ने हजारों युद्ध पहले ही लड़ लिए होते हैं। चैप्टर 2 का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा तब आता है जब निक एक जेंटल तरीके से आपसे पूछते हैं, व्हाट इफ यू डिडंट नीड टू सॉल्व एवरीथिंग राइट नाउ? क्या हो अगर हम ये मान लें कि हर सोच जरूरी नहीं होती, हर सिनेरियो का सॉल्यूशन ढूंढना हमारा काम नहीं है। और ये भी याद रखना चाहिए, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर जस्ट थॉट्स। हमारा दिमाग दिन भर हजारों थॉट्स बनाता है, जैसे क्लाउड्स आसमान में बनते हैं, कुछ हल्के कुछ भारी। लेकिन हमें हर क्लाउड के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। राहुल की कहानी में एक मोड़ आता है जब वो एक रात अपने आप से सवाल करता है, क्या ये सब वाकई हो रहा है या सिर्फ मैं अपने माइंड में बना रहा हूं? और वहीं से उसकी हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है उस जाल से बाहर निकलने का। ओवरथिंकिंग का इलाज कोई जादू नहीं है, ये एक चॉइस है।
बार बार खुद को रिमाइंड करने की कि जो मैं सोच रहा हूं वो जरूरी नहीं कि सच हो। यह अध्याय कोई उपदेश नहीं देता, बल्कि एक दर्पण देता है जिसमें आप खुद को देख सकें, अपनी सोच की गहराई में झांक सकें और समझ सकें कि डर और एनालिसिस के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग हाइपर मोड में चले तो उससे लड़ो मत। उसे बैठाकर चाय दो और कहो, चलो आज बस थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। हर सवाल का जवाब आज ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। चैप्टर 2 का मैसेज। दिल से समझिए, सोचना गलत नहीं है, पर हर वक्त डर के लेंस से सोचना खुद के साथ ज्यादती है। अगर ये सुनकर आपके मन में शांति की हल्की सी लहर आई है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला अध्याय आपको बताएगा कि कैसे आप अपने डर और सोच से साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना सकते हैं। यानी अपने इनर बैटमैन को जगाने का वक्त आ गया है। अध्याय 3, अपना हीरो खुद बनो, इमोशनल डिस्टेंस और कंट्रोल। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गया हूं? राहुल ने रात के 3 बजे खुद से पूछा। कमरे में कोई नहीं था, बस वही था, अपने डर, उलझनों और सवालों के साथ। अभी कुछ देर पहले उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया था। 2 नीली टिक आ गई थी, लेकिन जवाब नहीं आया। पहले 1 सेकंड के लिए सोचा शायद सो गया होगा, पर फिर दिमाग ने शोर मचाना शुरू किया। उसने शायद कुछ बुरा मान लिया हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो अब मुझसे दूर हो रहा है? और वहीं से एक पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाने लगी। रिजेक्शन, लोनलीनेस, गिल्ट और खुद को ब्लेम करने का एंडलेस लूप। ये वही पल था जब निक ट्रेंटन की किताब का 3रा चैप्टर जैसे उसके दिमाग में विस्पर करने लगा। क्या होगा अगर तुम इस बार खुद को बचा लो? हम सब सुपर हीरो मूवीज से प्यार करते हैं, लेकिन असली हीरो वही होता है जो अपने ही डर के सामने खड़ा होता है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस से बाहर निकलकर खुद को समझने की हिम्मत करता है। इस अध्याय में निक हमें यही सिखाते हैं, इमोशनल डिस्टेंस, यानी अपने इमोशन से थोड़ी दूरी बनाना। लेकिन रुको, इसका मतलब कोल्ड या स्टोन हार्टेड होना नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस में डूब जाना और उनमें बह जाना। इन दोनों के बीच का फर्क समझना। मान लो बारिश हो रही है। इमोशनल डिस्टेंस का मतलब है खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखना, भीगना नहीं, डरना नहीं, बस देखना, महसूस करना और फिर अलाउ करना कि वो गुजर जाए। राहुल की तरह हम सब कभी ना कभी इमोशनल फ्लड्स में फंसते हैं। किसी की बात बुरी लग गई, कोई सपना टूट गया, किसी की नजरें टाल दी गईं और हम टूट जाते हैं। फिर बार बार रिप्ले करते हैं उन पलों को और खुद से कहते हैं, मुझे इतना फील क्यों हो रहा है? निक कहते हैं, कुछ गहराई से महसूस करना मतलब है कि आप कमजोर हैं। इट मीन्स यू आर अलाइव, बट रिएक्टिंग ब्लाइंडली, दैट्स वेयर वी लूज कंट्रोल। और यही बात दिल छू जाती है। इमोशनल डिस्टेंस का मतलब होता है अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक ऑब्जर्वर की नजर से देखना। ऐसा नहीं कि उन्हें इग्नोर किया जाए, बल्कि इतना समझदार बनना कि जब फियर कहे तू नहीं कर पाएगा, तो हम एक कदम पीछे जाकर कहें, थैंक यू फियर, पर मुझे अब खुद पर भरोसा करना है। एक दिन राहुल मेट्रो में था। सामने एक लड़का चुपचाप खड़ा था, गहरी सांसें ले रहा था, शायद एंग्शियस था। राहुल उसे देखता रहा और पहली बार किसी और की एंग्जाइटी देखकर उसे खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती लगी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि हम सब अपने अपने दिमागों में चुपचाप लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चैप्टर में यही सिखाया गया है, खुद के साथ दोस्ती करना, अपने इमोशंस को जज नहीं करना। अगर गुस्सा आ रहा है, ऑब्जर्व करो क्यों आ रहा है। अगर सैडनेस घेर रही है, उसके ओरिजिन को खोजो। रिएक्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट करना सीखो। और ये आसान नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को रोज की आदत बना लेते हैं, तो आपको अपने अंदर का वो साइलेंट हीरो दिखने लगता है जो डरता है फिर भी खड़ा रहता है। निक एक पावरफुल बात कहते हैं, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर द स्पेस इन विच दे अराइज। जरा सोचो, अगर हम बारिश नहीं हैं, बल्कि वो आसमान है जिसमें बारिश होती है, तो क्या हमें हर बूंद से लड़ने की जरूरत है? इमोशनल डिस्टेंस कोई एस्केप नहीं है, ये मैच्योरिटी है। इसका मतलब है खुद को इतना अच्छे से जानना कि हम अपनी भावनाओं से लड़ाई नहीं, बातचीत कर सकें। राहुल की कहानी आज भी चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो हर डर को फेस करने से पहले
एक पॉज लेता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं इस इमोशन में डूब रहा हूं या इसे सिर्फ महसूस कर रहा हूं? और ये छोटा सा सवाल उसकी पूरी लाइफ को धीरे धीरे बदल रहा है। चैप्टर 3 आपको सिखाता है कि आप अपने हीरो खुद बन सकते हैं। किसी को आपको बचाने की जरूरत नहीं। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि आप डरते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब कोई इमोशन आपको अपने ग्रिप में ले तो भागो मत, दबाओ मत। बस उसे देखो, समझो और खुद से सॉफ्टली कहो, आई सी यू, आई फील यू, बट आई एम नॉट यू। मैं तेरे साथ हूं पर मैं तुझ में खो नहीं जाऊंगा। क्योंकि यही होता है इमोशनल स्ट्रेंथ और यही बनाता है हमें हमारा असली वर्जन। अब बताओ, क्या आप भी तैयार हैं अपने अंदर के हीरो से मिलने के लिए? अगला अध्याय वो आपको सिखाएगा कि कैसे अपने माइंड की रिवायरिंग शुरू की जाए, एक एक थॉट को समझकर और खुद को स्टेप बाय स्टेप एंजाइटी से आजादी की ओर ले जाया जाए। अध्याय 4 एंसिटी का रीवायरिंग, दिमाग की नई प्रोग्रामिंग। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग कोई पुराना रेडियो है जिसमें हर वक्त डर और फिक्र की फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, वो भी बिना हमारी परमिशन के। आप चैनल बदलना चाहते हो लेकिन उंगलियां वहीं अटकी रह जाती हैं, उसी पुराने डर, गिल्ट, ओवरथिंकिंग और वरी के बटन पर। मैंने तो सोचा था सब ठीक हो जाएगा, पर क्यों हर छोटी बात पर दिल कांपने लगता है? ये सवाल हर उस इंसान का है जो अंदर ही अंदर एक इनविजिबल वॉर लड़ रहा होता है, एंग्जाइटी के खिलाफ। और फिर आता है निक ट्रेंटन का चौथा अध्याय, जैसे कोई रिपेयरिंग टूल किट लिए हुआ दोस्त जो कहता है, चलो अब दिमाग को दोबारा वायर करते हैं, अपने हिसाब से, अपने टर्म्स पर। हमारी कहानी में आज मिली अनवी से, एक 28 साल की लड़की जिसकी लाइफ बाहर से परफेक्ट दिखती है, अच्छी नौकरी, खूबसूरत स्माइल, इंस्टाग्राम पर ढेर सारे फॉलोअर्स। लेकिन रात को जब लाइट बंद होती है वो खुद से लड़ने लगती है। हर छोटी चीज एंग्जाइटी का ट्रिगर बन जाती है। किसी ने कॉल पिक नहीं किया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मीटिंग में फीडबैक मिला, शायद मेरी वैल्यू नहीं है। और सबसे पेनफुल बात, ये सब उसे समझ भी आता है पर रोक नहीं पाती। वो थेरेपिस्ट के पास जाती है, किताबें पढ़ती है, एफर्मेशंस बोलती है, पर एंग्जाइटी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि बस सरफेस से हीलिंग नहीं हो रही। और यही निक की किताब की रियल मैजिक शुरू होती है। निक बताते हैं कि हमारे दिमाग की वायरिंग बहुत पुराने वक्त की है, सर्वाइवल मोड में काम करने वाली। जब इंसान जंगलों में रहता था, हर रस्टल में खतरा महसूस करता था। लेकिन अब जब कोई ईमेल रिप्लाई नहीं करता या कोई आंख मिलाकर नहीं मुस्कुराता, तो वही ब्रेन उस साइलेंस को डेंजर समझ लेता है। और यही है मॉडर्न एंग्जाइटी, जो फिजिकल डेंजर नहीं पर इमोशनल सर्वाइवल के पीछे भागती है। अब सोचो, अगर आप हर मोमेंट पर डेंजर के लिए अलर्ट हो तो क्या कभी चैन की नींद आएगी? निक एक बात बार बार दोहराते हैं, आपकी बुद्धि टूटी नहीं है, इट्स जस्ट मिसइन्फॉर्म्ड। यानी हमारा दिमाग खराब नहीं है, वो बस गलत इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है। अब बात रीवायरिंग की। अनवी को एक दिन थेरेपिस्ट कहता है, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा दिमाग कहे कि कुछ बुरा होने वाला है तो उससे सवाल करना, व्हाट प्रूफ डू यू हैव? पहली बार उसने अपने थॉट्स को फेस किया बिना पैनिक के। शुरुआत में ये अजीब लगा, पर फिर धीरे धीरे उसका माइंड रिस्पॉन्ड करने लगा। वो हर बार खुद से कहती, ये फीलिंग रियल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। और यहीं से शुरू हुई रीवायरिंग। एंग्जाइटी को चैलेंज करना, उसे समझना और फिर उस पैटर्न को बदलना, जैसे किसी पुराने गाने की जगह नई धुन को बार बार सुनना। धीरे धीरे दिमाग खुद नई मेलोडी सीख जाता है। निक बताते हैं, रीवायरिंग कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक कॉन्शियस जर्नी है जिसमें हर दिन, हर थॉट एक स्टेप होता है सेल्फ फ्रीडम की तरफ। अब अनवी वही इंसान है, लेकिन थोड़ा बदल गया है। उसे अब भी कभी कभी डर लगता है, पर वो डर से भागती नहीं। वो कहती है, अब मैं अपने एंग्जाइटी को थेरेपिस्ट नहीं, ट्रैवल बडी मानती हूँ। वो मेरे साथ है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नहीं। क्या ही खूबसूरत लाइन है ना? एंग्जाइटी को फाइट करना नहीं, उसे जेंटली ट्रेन करना। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड एक पुराना डर लेकर आए तो मुस्कुरा कर कहो, धन्यवाद, पर अब मैं खुद को फिर से प्रोग्राम कर रहा हूं। क्योंकि रीवायरिंग का मतलब है
अपने ही दिमाग को ये सिखाना कि डेंजर हर कोने में नहीं होता, कभी कभी बस जिंदगी होती है। चैप्टर 4 आपको बताता है कि कैसे आप खुद को धीरे धीरे एंजाइटी के डिफॉल्ट मोड से निकालकर ग्रोथ और हीलिंग के नए ट्रैक पर ला सकते हैं। अब अगला अध्याय आपको बताएगा कैसे अपने इमोशनल और फिजिकल रिस्पॉन्सेस को इस नए रिवायर्ड दिमाग के साथ बैलेंस किया जाए, ताकि आप अंदर से भी और बाहर से भी शांत महसूस कर सकें। अध्याय 5 शरीर से दिमाग को शांत करना। फिजिकल टूल्स। कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिल तोड़ा गया हो, लेकिन दर्द सीधा सीने में हो, या कोई बात दिमाग को परेशान कर रही हो पर पेट में मरोड़ उठ रही हो, या फिर ऐसा भी कि बस किसी ने हल्की सी टोन में कुछ कहा और आपकी सांसें तेज हो गईं? ऐसा क्यों होता है? क्यों इमोशनल चोट फिजिकल रूप में बॉडी में दिखाई देती है? निक ट्रेंटन के इस पावरफुल चैप्टर में हमें एक गहरी, ऑलमोस्ट जादू जैसी बात समझ में आती है। हमारा दिमाग और शरीर अलग अलग नहीं हैं, वो एक साथ काम करते हैं, एक डांस की तरह, जिसमें अगर एक लड़खड़ाए तो दूसरा भी गिरने लगता है। अब मिलते हैं कणिका से। 12 साल की स्कूल टीचर, बिल्कुल साधारण जिंदगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल उलझी हुई। सुबह सुबह जब बच्चों की आवाजें क्लासरूम में गूंजती हैं, तो बाहर से वो मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अंदर पैनिक का तूफान उठ रहा होता है। कोई खास रीजन नहीं, बस अचानक तेज हार्ट बीट, पसीना और एक अजीब घुटन, जैसे किसी ने इनविजिबल रोप से उसे बांध दिया हो। लोग कहते हैं रिलैक्स करो, सोचो मत इतना, पर कोई नहीं जानता कि उसका दिमाग कितना शोर मचा रहा होता है और शरीर उस शोर को कैसे चुपचाप ट्रांसलेट कर रहा है। चैप्टर 5 जैसे उस कणिका की बॉडी से बात करता है। निक कहते हैं समटाइम्स द फास्टेस्ट वे टू काम द माइंड इज थ्रू द बॉडी। यानी कभी कभी दिमाग को शांति देने के लिए उसे समझाना नहीं पड़ता, उसे महसूस करवाना पड़ता है, और वो भी बॉडी के रास्ते से। अब इमेजिन करो, आप गुस्से में हो, लेकिन अचानक कोई आपका हाथ पकड़कर कहे बस सांस लो, गहरी, धीरे धीरे। आपको कैसा लगेगा? शायद शुरुआत में अजीब, लेकिन जैसे जैसे हवा आपकी लंग्स में जाती है, एक सटल शिफ्ट महसूस होता है, जैसे किसी ने अंदर सॉफ्टली विस्पर किया हो, यूर ओके, यूर सेफ। निक इसी चैप्टर में हमें इंट्रोड्यूस करते हैं उन फिजिकल तरीकों से जो एंजाइटी के जाल को तोड़ने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बड़े बड़े टेक्निक्स नहीं हैं, ये वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को मैसेज देते हैं कि अब खतरा नहीं है। जैसे गर्म चाय का प्याला पकड़ना और उसकी गर्माहट को फिंगर्स में महसूस करना, ठंडी हवा में गहरी सांस लेना और हर एक्सहेल के साथ टेंशन को बाहर छोड़ना, किसी हैवी ब्लैंकेट में लिपट जाना और अपने अंदर एक सुरक्षित जगह बना लेना। इन छोटी छोटी एक्शंस में एक हीलिंग होती है, क्योंकि एंजाइटी अक्सर शरीर में स्टोर्ड होती है, शोल्डर्स की टाइटनेस में, सीने की हैवीनेस में और पेट की उस बेचैनी में जो हमें हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में घेर लेती है। कणिका को एक थेरेपिस्ट मिलता है जो उससे कुछ नहीं पूछता, वो बस कहता है लेट्स ट्राई ग्राउंडिंग। वो बेयरफुट उसे बगीचे में ले जाता है, कहता है बस घास पर ध्यान दो, उसकी ठंडक, उसकी नमी और तुम्हारे पैरों में हो रही हलचल को महसूस करो। पहली बार कणिका अपने ही शरीर में वापस आती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसे हर इमोशन का जवाब सोचकर नहीं मिलेगा, कभी कभी जवाब होता है महसूस करके। निक इस चैप्टर में हमें यह भी सिखाते हैं कि जब माइंड ओवर एक्टिव हो, तब बॉडी को एंगेज करना ही सबसे आसान रास्ता होता है उस रुकावट को तोड़ने का। एक कोट जो दिल छू जाती है, When you can't think your way out, feel your way out। यानी जब दिमाग जवाब ना दे तो शरीर से पूछो क्या चाहिए तुम्हें, और अक्सर जवाब आता है शांति, कनेक्शन, ग्राउंडिंग। अब कणिका हर सुबह एक छोटा सा 10 मिनट का रूटीन करती है। वो सिर्फ 3 चीजें ऑब्जर्व करती है, उसका शरीर क्या महसूस कर रहा है, उसकी सांसें कैसे चल रही हैं और उसके हाथ पैर उसे क्या सिग्नल दे रहे हैं। अब जब एंजाइटी आती है, वो उसे भगाने की कोशिश नहीं करती, वो उसे अपने शरीर से जवाब देती है, गहरी सांसों से, हल्के स्ट्रेचेस से और कभी कभी खुद को हल्का सा हग देकर। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि हीलिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होती,
वो हमारे हाथों में, पैरों में, सांसों में होती है। और जब हम अपने शरीर के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो दिमाग भी धीरे धीरे सेफ महसूस करने लगता है। तो अगली बार जब एंजाइटी आए तो खुद से सॉफ्टली पूछना, क्या मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं जब मुझे महसूस करना चाहिए? शायद उस सवाल में ही आपके शांत होने का पहला स्टेप छुपा है। अंतिम अध्याय, अपनी नई कहानी लिखो। आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो अचानक आईने में खुद को देखकर पूछता है, क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं सोचता था? कई बार जवाब मिलता है, पता नहीं। कभी सिर्फ खामोशी और कभी एक बेचैनी जो कहती है, तू कहीं खो गया है। निक ट्रेंटन के इस आखिरी अध्याय में बात होती है उस आइडेंटिटी की जो एंजाइटी की धुंध में कहीं छिप गई होती है, उस कॉन्फिडेंस की जो पहले हमारे साथ चलती थी लेकिन अब बस पुरानी फोटो में मुस्कुराती दिखाई देती है। ये अध्याय किसी सलाह की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह आता है जो तुम्हें कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चल अब अपनी कहानी खुद लिखते हैं, बिना डर के, बिना शर्म के, बस सच्चाई और साहस के साथ। अब बात करते हैं राहुल की। 28 साल का राहुल एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर है, आइडियाज से भरा हुआ, इमेजिनेशन से ओवरफ्लोइंग। लेकिन फिर भी हर डिसीजन से पहले उसे खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? एंजाइटी ने उसकी सेल्फ इमेज को धीरे धीरे अंदर से खा लिया था। हर मिस्टेक के बाद वो खुद को जज करता, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं कभी भी इनफ नहीं बन पाऊंगा। वो अपने आप को कमजोर, डरा हुआ, ओवरथिंकर जैसे वर्ड्स से डिस्क्राइब करता था। पर एक दिन किसी किताब की आखिरी लाइन ने उसका ध्यान खींचा, यू आर नॉट योर एंजाइटी, यू आर द ऑथर ऑफ योर स्टोरी। बस वहीं से शुरुआत हुई, नई सोच, नई पहचान और निक ट्रेंटन का ये फाइनल चैप्टर राहुल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। निक यहाँ कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम एंजाइटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मुझे डर लगता है, धीरे धीरे बन जाता है, मैं डरपोक हूँ, मैं बार बार सोचता हूँ, बन जाता है, मैं ओवरथिंकर हूँ, और फिर हमारी पूरी पर्सनैलिटी उसी एक टैग पर टिक जाती है। लेकिन इस अध्याय में हमें याद दिलाया जाता है कि हम कोई एक मोमेंट, एक फेलियर या एक फेज नहीं हैं, हम एक इवॉल्विंग स्टोरी हैं और हर दिन हमें नया पेज लिखने का हक है। राहुल अब खुद से रोज पूछने लगा, अगर आज मैं एक नई कहानी शुरू करूं तो वो कैसी होगी? वो अब मिरर में खुद को देखता और कहता, तू डरता है पर फिर भी कोशिश करता है। दैट्स ब्रेवरी, नॉट वीकनेस। निक ने उसे एक नई लेंस दी, जहां कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी है। एक बार राहुल ने अपने कॉलेज के जूनियर्स को एक सेशन में कहा, कॉन्फिडेंस कोई लाउड आवाज नहीं होती, कभी कभी वो बस इतना होता है कि तुम खुद को रिपीट करते हो, मैं काफी हूं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं और यही काफी है। पूरे हॉल में सन्नाटा था, लेकिन हर चेहरा समझ रहा था राहुल की कहानी अब उनकी भी बन चुकी है। निक इस चैप्टर में कहते हैं, रीराइट योर स्टोरी नॉट बाय इरेजिंग योर पास्ट बट बाय चूजिंग व्हाट यू वांट टू हाईलाइट। यानी पुराने घावों को मिटाना जरूरी नहीं, पर उन्हें प्राउडली कैरी करना, जैसे मेडल्स, जैसे प्रूफ कि मैं गिरा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। अब राहुल अपने काम में पहले से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है। वो गलतियां करता है पर अब उन पर शेम नहीं करता, क्योंकि उसने सीखा है कि जब आइडेंटिटी खुद के अंदर से आती है तो दुनिया की नजरें उतनी भारी नहीं लगती। ये अध्याय किसी इमोशनल फुल सर्कल की तरह है, जहां एंजाइटी एक साया नहीं, एक पुराना चैप्टर बन जाता है, जहां आप फाइनली कह सकते हैं, अब मैं वो नहीं हूं जो डर के कारण चुप रहता था, अब मैं वो हूं जो डर के बावजूद बोलता है। और सबसे जरूरी बात, अब कहानी आप लिख रहे हैं, तो अगर अब भी कहीं अंदर कोई कोना है जो विस्पर करता है, तू नहीं कर पाएगा, तो उस आवाज से कहो, शायद तू मेरी पुरानी कहानी से आया है, पर अब कलम मेरे हाथ में है और ये चैप्टर मेरा रीराइट होगा। बोलो, यस आई कैन, यस आई विल, एंड दिस टाइम I'll write it real. Rewire your anxious brain का ये आखिरी चैप्टर यही सिखाता है, healing is not becoming a new person, it's becoming yourself without fear. अब आपकी बारी है, कलम उठाइए और अपनी नई कहानी शुरू कीजिए।
आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपने इस कहानी नुमा सफर को सुना, महसूस किया और अपने अंदर कुछ हलचल सी महसूस की, तो यकीन मानिए ये सफर अधूरा नहीं गया। आपका वक्त, आपका ध्यान और आपका साथ, यही इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। कौन सी बुक है जिसने आपके दिल को छुआ है या जिसे आप दूसरों तक पहुंचता देखना चाहते हैं। आपका सुझाव ही हमारी अगली कहानी की शुरुआत होगा।